तो बने कैसे हैं, इस आधार पर हमारे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाक्य आ जाएगा सरल या साधारण वाक्य, दूसरा आ जाएगा मिश्र या मिश्रित वाक्य, तीसरा आ जाता है संयुक्त वाक्य। तो इनको समझना है, बहुत ही सरल है, इनको समझना मुश्किल नहीं है इनमें। तो आपको याद होगा जब हम वाक्य पढ़ रहे थे, वाक्य के बारे में जब परिभाषा पढ़ी थी, तो हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, वाक्य के अंग। और वाक्य के अंग में हमने 2 चीजें सीखी थी, वाक्य का उद्देश्य और वाक्य का विधेय। हमने जाना था उद्देश्य वाक्य का कर्ता होता है और विधेय वाक्य की क्रिया होती है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, उद्देश्य और विधेय इन दोनों का संबंध आपस में कैसा होता है, उस चीज को समझते हुए हम इसे समझेंगे। सरल वाक्य की परिभाषा कहती है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, पहली परिभाषा। दूसरा पॉइंट यानी अथवा, अगर ऐसी स्थिति ना हो तो दूसरी स्थिति क्या होगी, अथवा जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध किसी एक विधेय से हो या अनेक विधेयों से बराबर बराबर हो, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, आपको पहली जो परिभाषा है वो तो समझ में आ जाती है, एक उद्देश्य और एक विधेय। लेकिन ये जो दूसरा आगे लिखा है कि जहां 2 या 2 से अधिक का संबंध एक विधेय से हो या किसी एक उद्देश्य का संबंध 2 विधेयों से हो या फिर किसी 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध 2 या 2 से अधिक विधेयों से हो लेकिन बराबर बराबर हो, तो ये वाली चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी कि ये कहना क्या चाहता है। तो हम जब उदाहरण देखेंगे उससे हमें ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने एक साधारण सा उदाहरण लिया, हमने कहा कि विजय पुस्तक पढ़ता है, विजय पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में, चलो पहले वाक्य लिखो उसके बाद समझेंगे। लिखेंगे माता और पिता, माता और पिता सत्संग में गए हैं। तीसरा वाक्य लिखो, सुमन, दीपा, राजू और विजय एक साथ पढ़ते लिखते खेलते कूदते और खाते पीते हैं। सुमन, दीपा, राजू और विजय एक साथ पढ़ते लिखते, खेलते कूदते और खाते पीते हैं। ऑनलाइन में यहाँ पे एक छात्र पूछ रहे हैं कि मैम कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
बेटा ये वाली बात आपको पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको स्वयं पता है कब हो जाएगा, जिस दिन आप हिंदी में आपकी परीक्षा में आने वाले सारे टॉपिक हो जाएंगे उस दिन सिलेबस समाप्त हो जाएगा आपका। तो आपको पता है कि 8 इकाई आपको दी गई हैं, तो कम से कम 8 इकाई तक तो मैडम पढ़ाएंगी। हम कौन सी इकाई पढ़ रहे हैं? 5वीं इकाई पढ़ रहे हैं। तो 5वीं इकाई पढ़ रहे हैं तो अब उसके बाद जो बची हैं वो सारी इकाई पढ़ेंगे। तो आपको ये पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। जो छात्र इस तरह का प्रश्न पूछता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वह बोर हो रहा है। अब वो ये सोच रहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अब ये ख़त्म करो और जल्दी से फटाफट हम छुटकारा पाए इससे। तो ऐसा प्रश्न मत किया करो, ये प्रश्न मुझे अच्छे नहीं लगते। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इन प्रश्नों को देख के ना मुझे गुस्सा आ जाता है। तो आप आराम से पढ़ते रहिए। अगर हाँ ये है कि आपकी परीक्षा है और परीक्षा आने वाली है, जल्दी है, तो फिर उसके हिसाब से आप बात करिए कि हाँ मेरी इस महीने में या इस डेट को मेरी परीक्षा है तो मैं कैसे कर लूँ। ठीक, चलो तो लिख लिया आप सभी लोगों ने। अब इधर ध्यान दो, हमने परिभाषा पढ़ी यहाँ पर सरल वाक्य की कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तो देखो सबसे पहला वाक्य हमने लिखा, विजय पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में कितने उद्देश्य हैं? एक उद्देश्य है। और इस वाक्य का कितने विधेय हैं? एक विधेय है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एक उद्देश्य और एक विधेय। विजय पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? विजय ही कर रहा है। तो ये हमारा हो गया सरल वाक्य। ठीक है, ये हमारा सरल वाक्य हो जाता है। अब इसके बाद हमारा जो अगला आता है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है, माता और पिता सत्संग में गए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि माता और पिता कितने उद्देश्य हैं? 2 उद्देश्य हैं। लेकिन जो इसमें विधेय है वो क्या है? गए हैं, एक विधेय है। तो दोनों ही काम कर रहे हैं जाने का। ऐसा तो है नहीं कि माता जी यहाँ रुकी हैं और केवल पिताजी गए हैं। वाक्य से हमें क्या पता चलता है? वाक्य से हमें पता चलता है कि माताजी और पिताजी दोनों ही सत्संग में गए हैं। तो इन दोनों ही उद्देश्यों ने एक विधेय अपनाया है। तो जब एक विधेय इन दोनों ही उद्देश्य के साथ आया है तो यह वाक्य भी क्या कहलाएगा? सरल वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लिखना बाद में, लिखना पड़ोसी के में देख के पहले समझ लो जो मैं समझा रही हूँ। इसके बाद आता है सुमन, दीपा, राजू और विजय एक साथ पढ़ते लिखते, खेलते कूदते और खाते पीते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, सुमन, दीपा, राजू और विजय कितने उद्देश्य हैं? अनेक उद्देश्य हैं। ठीक है, और इसके विधेय कितने हैं? पढ़ते लिखते, खेलते कूदते और खाते पीते। कितने हो गए? अनेक विधेय हो गए। ठीक है, तो अनेक उद्देश्य हैं और अनेक विधेय हैं, लेकिन इनका आपस में संबंध सबके साथ बराबर है। यानी जब ये अनेक उद्देश्य पढ़ने लिखने का काम करते हैं तो सारे एक साथ करते हैं, और जब ये खेलने कूदने का काम करते हैं तो सारे एक साथ करते हैं, और जब ये खाने पीने का काम करते हैं तब भी एक साथ करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सुमन खेल रही है, दीपा पढ़ रही है और राजू खा रहा है, ऐसा तो नहीं है। हमने सबको क्या कहा है? साथ के लिए कहा है। तो जब ये साथ में काम करते हैं तब अब हम क्या कहेंगे फिर? इस तरह के वाक्य को सरल वाक्य कहेंगे। यानी इस तरह का वाक्य जब सबका काम एक साथ हो रहा है तो ये क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। तो बात समझ में आई? हमारी परिभाषा क्या कहती है सरल या साधारण वाक्य की? परिभाषा ने कहा था जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो हमारा सरल वाक्य होता है। और साथ ही साथ बताया कि जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से हो, तो जैसे हमने देखा था माता और पिता सत्संग में गए तो 2 उद्देश्य थे, एक विधेय था, या अनेक विधेयों से बराबर बराबर हो। अब यहाँ पे अनेक उद्देश्य हैं हमारे और अनेक विधेय हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक उद्देश्य हो और एक उद्देश्य ही हमारा क्या हो रहा, उसके विधेय अलग अलग हों।
जैसे मान लो हमने कहा कि राजू सुबह उठकर स्कूल जाता है, तो यहाँ पर उठकर एक ये विधेय हो गया, पहली क्रिया क्या हो गया, उठने का काम किया, फिर हो गया उसने स्कूल जाने का काम किया। या फिर ऐसे हो कि दीपक सुबह उठा, जैसे दीपक घर ऐसे बोलेंगे, जैसे मान लो ये दिया है कि दीपक स्कूल गया और शाम में वापस आ गया। तो अब देखो यहाँ पे कितना उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, और विधेय कितने हो गए, पहले तो गया और शाम में वापस आ गया, तो यहाँ पे दूसरा विधेय हो गया। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सरल वाक्य कहलाएगा। ध्यान रखिए जब हम आगे बनाएंगे संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य के अंदर और शब्द हमारा आता है, वो दो वाक्यों को जोड़ता है, तो दो वाक्यों से मिलकर बनेगा। तो उसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है सटीक कि इधर वाले वाक्य में भी उद्देश्य और विधेय चाहिए हमें बराबर बराबर, और इधर वाले वाक्य में भी उद्देश्य और विधेय चाहिए हमें, तभी उन दोनों वाक्यों को जोड़ता हुआ कोई शब्द होगा, तब वो संयुक्त में आएगा। ऐसा मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं कल ही प्रश्न बना रही थी, वाक्यों के प्रश्न को सॉल्व कर रही थी, उनका जो उसकी व्याख्या है वो लिख रही थी, तो उस समय वाक्य के ही प्रश्न आ रहे। तो आप, ये भी अच्छा है आप लोगों के बैच के साथ कि मैं जैसे जैसे आगे बना रही हूँ, उस किताब की व्याख्या लिख रही हूँ, तो आप ही के टॉपिक चल रहे हैं, तो मुझे इसलिए करंट जो इस समय पूछा जा रहा है उससे पता चल रहा है। तो उसमें ऐसे ही प्रश्न दे रखा था और वो बड़ा अजीब सा दे रखा था, तो जो व्याख्या दी उसमें, मतलब दूसरी किताब ने उसकी व्याख्या दे रखी थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि उसने इतनी गलत व्याख्या लिख रखी है वहाँ पर, कि ऐसे दिया हुआ है कि सामू सुबह में स्कूल गया और शाम में वापस आ गया, और इसको दे रखा है कि ये वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य। तो ऐसा संयुक्त वाक्य नहीं होता है, इस बात को समझिएगा, क्योंकि इसमें उद्देश्य एक है, हम सही सीधी बात कर रहे हैं कि सरल वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य हो और उसका विधेय बराबर बराबर हो। जो भी हमारे वाक्य आएंगे उसमें अलग अपना उद्देश्य होगा, अलग विधेय होगा, ठीक है। तो कैसे होगा वो हम आगे समझेंगे। तो ये वाली बात समझ में आ गई, ये चाहे कितना छोटा से छोटा हो, चाहे थोड़ा सा बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, हमें खोजना क्या है, एक उद्देश्य और एक विधेय, और विधेयों और उद्देश्यों का संबंध आपस में बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलो अब अगला आता है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या कहता है, इसकी परिभाषा देखो। मिश्र वाक्य कहता है कि जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य मतलब उपवाक्य। अब आश्रित वाक्य का मतलब ये समझ लो कि जिस वाक्य में भाव अधूरा रहता है, यानी जिसमें हमें लगता है कि इसमें कुछ और बताना बाकी रह गया अभी, तो उसको हम कहते हैं आश्रित वाक्य, उसे हम मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अथवा, अथवा करके लिखो इसमें एक लाइन, अथवा दो आश्रित वाक्य हों, दो आश्रित वाक्य हों, दो आश्रित वाक्य हों, ठीक है। अब उसको ब्रैकेट में बंद कर दो। कहने का मतलब है या तो एक सरल वाक्य और एक आश्रित वाक्य, या फिर दोनों ही आश्रित वाक्य हों, वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। अब इसमें हम वाक्य प्रयोग करेंगे। ऑनलाइन में हमारे एक छात्र ने प्रश्न किया है, मैडम जी सत्संग क्या कहलाएगा। बेटा आपको नहीं पता सत्संग क्या होता है, ये बाबा जी लोग जो करते रहते हैं, इसमें बड़े बूढ़े जाते रहते हैं जहाँ भगवान का नाम लेने की बात करते रहते हैं, वही सत्संग होता है, और क्या होता है। अब ये भी ऐसी बात, मतलब अगर ये इस उम्र में आके अगर आप सत्संग नहीं जानते तो फिर सवाल उठता है कि फिर आप जानते क्या हो, है ना। चलो इतना तो पता ही होगा। अरे भैया इंग्लिश मीडियम का भी हो तो भी इतना तो पता ही होता है, सबके घर में दादा दादी जाते हैं सत्संग में। और ऐसा कौन सा, जब आप चैनल चेंज करते हो आपको तमाम चैनल मिल जाएंगे जिन पे सत्संग चलता रहता है, होता है कि नहीं होता है। चलो तो इसमें वाक्य प्रयोग करो, लिखो उसने मुझे बताया था कि वह कल नहीं आएगा।
दूसरा वाक्य लिखो। जिस व्यक्ति में दया नहीं है, जिस व्यक्ति में दया नहीं है वह पशु के समान है। जैसा कर्म करोगे जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। लिख लिया? चलो ध्यान दो, वाक्य कह रहा है, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य हो और एक आश्रित वाक्य हो। आश्रित वाक्य हमने देखा ही जिसका भाव पूरा ना हो, यानी उसका भाव पूरा होने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर करता हो, उसी को हम आश्रित वाक्य कहते हैं। या फिर उसमें दोनों ही आश्रित वाक्य हो तो वो वाक्य हमारा क्या कहलाता है? मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। उसने मुझे बताया था कि, जैसे ही हम इसे देखते हैं हमें भाव अधूरा लगता है कि नहीं लगता? ठीक है, भाव अधूरा लगता है। और वह कल नहीं आएगा, ये एक पूरा वाक्य है, मतलब ये एक सरल वाक्य है और ये एक आश्रित वाक्य है। तो ये सरल वाक्य और आश्रित वाक्य मिलकर ये क्या बनाते हैं? मिश्र वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये सरल वाक्य और ये आश्रित वाक्य। ठीक है, जिस व्यक्ति में दया नहीं है। अब जिस व्यक्ति में दया नहीं है, आप अगर ऐसे ही बोलोगे तो वाक्य जो है वो हमारा कैसा लगता है? अधूरा लगता है, हमें भाव पूरा नहीं लगता। फिर ऐसा लगता है ना, जिस व्यक्ति में दया नहीं है, तो फिर क्या? आगे बताओ। तो ये हमारा क्या है? आश्रित वाक्य। ये क्या कहलाएगा? हमारा आश्रित वाक्य। तो ये आश्रित वाक्य हो गया। और वह पशु के समान है, ये एक सरल वाक्य है। इसे हम बोल सकते हैं किसी के लिए कि वह पशु के समान है, तो ये हो गया हमारा सरल वाक्य। ठीक है, क्या हो गया? सरल वाक्य। कौन सा है? काय मत बोलो पहले तो। ये जो आश्रित वाक्य है वो ऐसे सरल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें भाव अधूरा है। और जिसमें वाक्य में भाव अधूरा रहेगा, मतलब जिसमें जिज्ञासा बच जाए। याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि वाक्य जब हमने पढ़े थे कि उसमें आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। आकांक्षा मतलब कोई जानने की इच्छा नहीं बचनी चाहिए, यानी जिज्ञासा नहीं बचनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे जिस व्यक्ति में दया नहीं है, अगर किसी ने ऐसा ही बोला तो आपके मन में कुछ ऐसे रहता है ना कि तो फिर आगे बताओ ना, मतलब क्या आगे क्यों, इतना ही क्यों छोड़ दिया, रहता है ना भाव, यानी आगे कुछ जानने की इच्छा बाकी रह जाए। तो जिसमें जानने की इच्छा बाकी रह जाती है उसी वाक्य को हम आश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, और इसी में जब ये कहा हमने कि वह पशु के समान है, तो जब हम ऐसे बोले कह रहे वह पशु के समान है, तो इसमें हमें कोई जानने की इच्छा नहीं रहती। अब आप कहोगे कि लेकिन मैं वह को जानने की इच्छा रहती है, वो एक अलग पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कि वह पशु के समान है, तो मतलब आप इतना तो समझ गए कि किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि वह पशु के समान है। और अगर मान लो आपको पहले से ही पता हो कि हम किस वह की बात कर रहे हैं, तो फिर आप समझ जाएंगे।
समझ गए? तो इस तरह से ये वाक्य हमारा एक आश्रित वाक्य और ये हो गया हमारा सरल वाक्य। तो ये दोनों वाक्य मिलकर क्या बनाते हैं? मिश्र यानी मिश्रित वाक्य बनाते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब वैसा फल पाओगे ये एक आश्रित वाक्य है और जैसा कर्म करोगे ये दूसरा आश्रित वाक्य है। यानी इसमें दोनों ही जो वाक्य हैं वो आश्रित वाक्य हैं। और हमें पता चल रहा है कि ये हमारे कौन से शब्द हैं? ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम से बनने वाले शब्द हैं, जैसा और वैसा। तो जहाँ पे जैसा और वैसा आ जाए वहाँ तो आपको ये पता ही है कि जब जैसा आया है तो वैसा भी आएगा। जैसे हम कहते हैं कि जब, जब के साथ तब, और जैसे यदि, यदि के साथ तो, यद्यपि, तो यद्यपि के साथ तथापि, इस तरह से आता है। तो हमें ये पता ही है कि ये इनके साथ आएंगे, जहाँ जोड़े में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आश्रित वाक्य मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते हैं और जिसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। अब बताइए, इसमें आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये है आपका मिश्र यानी मिश्रित वाक्य। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या कहता है? संयुक्त वाक्य कहता है जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य तथा एक मिश्रित वाक्य हो, ये वाक्य हो और ये किससे जुड़े हों? समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हों। अब ये बताओ समुच्चय बोधक शब्द का मतलब क्या है? जोड़ने का हमने अव्यय शब्द में पढ़े थे, अभिकारी शब्दों में समुच्चय बोधक शब्द, जिसमें हमने पढ़ा था जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अथवा, या, ये सारे शब्द हमारे किसके अंदर आएंगे? ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं की यहाँ पे बात कही है कि या तो दो सरल वाक्य हो या एक सरल वाक्य हो, एक मिश्र वाक्य हो। तो जहां तक आप देखेंगे तो मिश्र वाक्य वाला वाक्य तो बहुत ही लंबा, बहुत रेयर होने पे होता है। अधिकतर हम पाते हैं कि दो सरल वाक्य ही हमारे जुड़े होते हैं इनसे। तो कैसे इसमें हम वाक्य प्रयोग करेंगे? जैसे मान लीजिए सबसे पहले एकदम से सरल सा वाक्य करेंगे, लिखेंगे हम नितिन आया, नितिन आया और पवन चला गया। नितिन आया और पवन चला गया। दूसरा वाक्य, वह या अजय, देखो अजय तुम्हारे घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि तुम्हारा घर बहुत दूर है, बहुत दूर है। दूसरा वाक्य लिख लो, तुमने उसे नाराज कर दिया, इसलिए वह तुमसे बात नहीं करना
चाहता। लिख लिया? ठीक है।